नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। मंगल पांडे की मनी जयंती। 1857 की क्रांति के थे हीरो। देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति। गैम्बूशिया करेगी मच्छरों का सफाया। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनाई तकनीक। साल 1928 में भारत की नियंत्रण तकनीक में शामिल है गैम्बूशिया। और यूसीसी पर विधि आयोग ने की चर्चा। एचयूएफ को लेकर उठ रहे सवाल। इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है अलग ट्रीटमेंट। चलिए खबरों की शुरुआत करें। 19 जुलाई को 1857 की क्रांति के हीरो मंगल पांडे की जयंती मनाई जाती है। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 1857 से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। इस क्रांति के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारणों में सैनिक कारण शामिल है। दरअसल लॉर्ड कैनिंग के काल में साल 1856 में द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की घोषणा हुई थी। इस एक्ट के मुताबिक भारतीय सैनिकों को यह स्वीकार करना था कि सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार जाकर विदेश में सर्व करना होगा। इसके लिए वे मना नहीं कर सकते थे। वहीं भारतीय उस समय तक समुद्र यात्रा को पाप समझते थे। इसका विरोध हो ही रहा था कि कंपनी ने सेना में इनफील्ड नाम की राइफल लॉन्च की। इसमें कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। कहा जाता है कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी होती थी, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। इन कारतूसों के विरोध की पहली घटना बैरकपुर छावनी में घटी। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। कहते हैं कि अंग्रेज उन्हें पकड़ने आए तो उन्होंने खुद को भी गोली मार ली, लेकिन वे सिर्फ जख्मी हुए और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल के तहत उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह से मानी जाती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने तकरीबन 10 मिलियन गैम्बूशिया फिश राज्य के जल निकायों में रिलीज की है। ये मछलियां मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे कि मलेरिया और डेंगू से निपटने में मददगार हैं। गैम्बूशिया फिश को मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं। ये मच्छरों के लार्वा को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पर काम करती है। हालांकि ये एलियन फिश स्थानिक जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा सकती है। WHO के मुताबिक इनका प्रयोग मानव निर्मित ब्रीडिंग हैबिटेट, स्विमिंग पूल और गार्डन पॉइंट्स में करना ज्यादा प्रभावी है। गैम्बूशिया अफिनिस यूएसए के दक्षिण पूर्वी जल निकायों में स्थानिक है। एक मछली प्रतिदिन तकरीबन 100 से 300 लार्वा खा सकती है। दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में गैम्बूशिया मछली को मच्छर नियंत्रण तकनीक में 1 दशक से ज्यादा वक्त से यूज किया जा रहा है। भारत में मलेरिया नियंत्रण तकनीक में मॉस्किटो फिश का प्रयोग साल 1928 से ही किया जा रहा है। आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना ये कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इस बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे हो रही है। बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डैफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच SCEP यानी स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिका की ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोम के बीच हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने में द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी के बढ़ते हुए महत्व को स्वीकार किया। साथ ही ग्लोबल डिकार्बोनाइजेशन के लिए ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर जोर दिया। इसके लिए एक दूसरे के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को सहायता देने पर भी सहमति जताई गई है। इसी तरह दोनों पक्ष भारत में नेट जीरो गांवों के विकास के लिए क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में सहायता देने पर सहमत हुए।
इसके अलावा भारतीय एजेंसियों और अमेरिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी लॉन्च किया गया। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी रिसर्च, एनालिसिस और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे कामों में सहायता करेगा। SCEP यानी स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को अमेरिका भारत जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के तहत लॉन्च किया गया है। ये दोनों देशों के डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक व्यापक सोच का प्रतिनिधित्व करता है। SCEP के तहत अमेरिका और भारतीय सरकारों के एजेंसियों के बीच सहयोग के 5 तकनीकी पिलर्स हैं। ये पिलर हैं बिजली और ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, सतत विकास और इमर्जिंग फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजी। इन 5 पिलर के तहत विश्वसनीय, किफायती और लचीली स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति के लिए पावर ग्रिड को मजबूत करना है। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और इस्तेमाल को आगे बढ़ाना इसका मकसद है, जिससे कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% बिजली बनाने के भारतीय टारगेट को हासिल किया जा सके। विधि आयोग ने UCC पर नई बहस छेड़ दी है। UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खबरों में आने के बाद से HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर भी चर्चा शुरू हो गई है। साथ ही HUF को टैक्स लॉज में मिलने वाले अलग ट्रीटमेंट पर भी चर्चा हो रही है। HUF को इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 231 के तहत एक व्यक्ति के तौर पर ट्रीट किया जाता है। असेसमेंट के स्तर पर HUF को एक्ट में अलग एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। HUF का अपना पैन होता है। साथ ही टैक्स रिटर्न भी HUF के तौर पर ही दायर किया जाता है। हिंदू कानून के मुताबिक HUF में एक ही पूर्वज के सभी वंशज शामिल होते हैं। इसमें उनकी पत्नियों और अविवाहित पुत्रियों को भी शामिल किया जाता है। HUF को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं बनाया जा सकता, बल्कि ये हिंदू परिवारों में ऑटोमेटिकली बनते हैं। इनमें एक कर्ता होता है जो कि आमतौर पर परिवार का सबसे बड़ा पुरुष व्यक्ति होता है। जैन और सिख परिवारों को हिंदू कानून के तहत शासित नहीं किया जाता, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में इन परिवारों को HUF की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको बता दें कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है कि भारत के लिए एक कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों पर लागू होगा। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मछली का प्रयोग मलेरिया को रोकने के मकसद से किया जाता है? रोहू, गैम्बुशिया, शार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू अविभाजित परिवार की अवधारणा केवल हिंदुओं तक सीमित है। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार के तौर पर हासिल है। मंगल पांडे का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब उनके क्या हैं। पहला सवाल था, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, फिक्की या फिर एसोचैम। सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी नीति आयोग। अगला सवाल था, बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक घोषणा से हुआ था। इसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देश शामिल हैं। इन देशों में दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 22% है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल 2 कथन सही हैं। इसमें एशिया के बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश शामिल हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। आज पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगर आप इस बुलेटिन की PDF चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए, वहाँ इसकी PDF आपको मिलेगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।